Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, घर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी। आज है अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 के 4 चौथा प्रश्न है। अभी चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है कि एचसीएफ 306 और 657 का नोट दिया है। ठीक है, एचसीएफ तो दिया है इन्होंने, संख्या क्या है 306 और 657 नो, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सूत्र है, बिल्कुल इजी सूत्र है, पिछले प्रश्न में हमने सिद्ध किया है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अपने पास दो संख्या कौन सी है 306 गुणा 657। ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 9 गुणा एलसीएम। अब देखो ये समीकरण हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस 9 का कर दो पक्षांतर, 9 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। देखो 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर एलसीएम। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या निकलेगा एलसीएम। 9 का भाग दे दो, 9 का भाग इसमें गया 7 बार, 65 में 7 नम 63, 27 में 3 बार। ठीक है, 7 नम 63, 27 में 3 बार, 9 तिया 27। अब ये 306 गुणा 73 करना है। 306 गुणा 73, 6 18 असल 1, 3 तिया 9, 7 42 असल 4, 7 तिया 21, 8 3 3 2 2 22,338। एलसीएम कितना आया 22,338। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या है जिससे प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक चलती है। ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत नंबर के लिए n के लिए संख्या 6 की घात n, 6 की घात n, 6 में कोई भी घात हो, जैसे 6 की घात 1 भी हो सकती है, 6 की घात 2 3 4 5, आप कुछ भी रखो, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब आपको ये बताना है 6 की आप घात करते हैं तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, यानी 6 की घात आपने 1 करी तो 6 आएगा, 6 का घात 2 करी तो 36 आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन 0 आने के लिए देखो, 0 के लिए संख्या क्या रहती है, हम देखते हैं 10 20 30 40 50, ये सारी संख्या 0 वाली है। ठीक है, अब 0 आने के लिए जैसे 10 है तो 10 के गुणनफल क्या है 2 गुणा 5। ठीक है, 20 है तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 है तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब जैसे 50 है तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 60 है 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5। देखो अब आपने सारे जो भी
जीरो संख्या था उसके गुणनखंड किए तो आपको उसमें क्या मिला, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, बाकी कुछ भी हो या नहीं हो आपको 2 और 5 मिला ही मिला है। ठीक है 2 और 5 अनिवार्य रूप से मिला है। आगे आप घात कुछ भी करेंगे, 1 करो 2 करो वो 10 जीरो में आएगी, लेकिन 6 के आप गुणनखंड करें, 6 की घात n है, इसको हम 2 गुणा 3 की घात n, 2 गुणा 3 फिर इनका ऊपर घात लगाएंगे n, इसके रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको जब हमने इस तरह से डिवाइड किया तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5। तो हम लिखेंगे 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है 5 उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती। ठीक है बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझना है। देखिए क्वेश्चन है 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये जो संख्या है इनकी आपको व्याख्या करके बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। भाज्य तो है लेकिन भाज्य क्यों है। अब देखो थोड़ा आप ये समझो कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या एक होती है अभाज्य, ठीक है, और जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड संभव है। जैसे 10 भाज्य है तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 5, 15 भाज्य है तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 3 गुणा 5। ठीक है जैसे 60 भाज्य है तो इसके गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है तो जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड निकलेंगे, और जो अभाज्य है जैसे 2 अभाज्य है तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है, एक तो खुद 2 है और एक तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो भाज्य संख्या गुणनखंड संभव, गुणनखंड संभव है, बिल्कुल नॉर्मल जानकारी बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य का कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है अब देखो आपके पास क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 भाग में बांट लो, यहां से यहां तक और आगे। प्लस से इधर तो गुणा है, पूरा भले गुणा कर दो, फिर प्लस 13 है पूरा ऐसे गुणा करके सरल कर दो तो भी हो जाएगा। तो आप ऐसे करो, इन दोनों में ये भाग और ये भाग, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13, 13 को ले लिया कॉमन। ठीक है अंदर क्या बचा, 13 तो यहां से ले लिया, 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 प्लस यहां से 13 तो कॉमन ले लिया, एक बचा, ये हुआ 13, ये हुआ 7 गुणा 11 77 और 1 78। ठीक है तो 13 गुणा 78। अब देखो 2 तो गुणनखंड आए, इसके और निकलेंगे, जब ये गुणनखंड संभव है तो ये क्या है, भाज्य है। ठीक है दूसरा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो प्लस के आगे क्या है 5, प्लस के पीछे भी एक 5 पड़ा है तो कॉमन क्या ले लो 5। अगर आप इसको पूरा गुणा करके सरल करेंगे तो भी पर्सन हल होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान विधि। 5 ले लिया बाहर, अंदर देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 तो आपने ले लिया, फिर 4 3 2 गुणा 1 रखो या मत रखो, फिर प्लस 5 तो बाहर ले लिया 1। ठीक है अब देखो ये 5 अंदर पूरा गुणा कर दो, फिर 1 जोड़ दो, देखो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा
ये 42 गुणा 24, ठीक है। 24 गुणा 2 48, असल 4, 24 गुणा 4 96, 96 और 4 100, 2 गुणा हो गया पूरा। 24 गुणा 2 48, असल 4, 24 गुणा 4 96, 96 और 4 100, 1008 प्लस 1, तो ये तो हो गया 5 गुणा 1009, 1008 और 1 कितना हो गया 1009। तो देखो ये गुणनखंड के रूप में आई नहीं, गुणनखंड आ गए। अब इसके और गुणनखंड होंगे, लेकिन 2 तो हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, तो ये भी कैसी संख्या है, भाज्य, ठीक है। संख्या 7, किसी खेल के मैदान के, कोई खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ये मार्ग है, ठीक है। सिर्फ समझे, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से रवाना होती है, एक चक्कर लगाती है, वापिस यहाँ पर आती है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि नाम का लड़का है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है, सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर लगाती है, यानी रवि थोड़ा तेज चलता है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान, अब आपको यह मानना है कि दोनों वो एक ही स्थान, यहाँ से दोनों एक ही स्थान, एक ही समय, एक समय, स्थान भी एक, समय भी एक, चलना प्रारंभ करें। जब वो चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में, उसी दिशा में चलते हैं, इधर ही उसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो, एक ही समय, एक ही दिशा में सोनिया और रवि चलना शुरू करते हैं, तो रवि तो 12 मिनट में अपना पूरा चक्कर लगाएगा, लेकिन जब 12 मिनट पूरे होंगे तो रवि का एक चक्कर पूरा होगा, लेकिन सोनिया का एक चक्कर पूरा नहीं होगा, क्योंकि सोनिया का चक्कर है वो 18 मिनट में पूरा होगा। अब जब रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तो सोनिया का दूसरा चक्कर होगा, रवि 2 चक्कर 24 मिनट में लगाएगा और सोनिया जो है वो 36 मिनट में लगाएगी। तो ये कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने चक्कर के बाद या कब मिलेंगे, कितने समय बाद, समय का है तो वो कब मिलेंगे, कितने समय के बाद में। देखो, तो इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है, एलसीएम ज्ञात करेंगे, बाकी कोई। अब देखो किसका एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 12 व 18 का एलसीएम। बारह में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। अब देखो ये 12 है तो 2 की घात कितनी, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3। ये 18 है, 2 गुणा 3 की घात 2। अब देखो, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो होता है वो होता है सभी गुणनखंड लेने हैं, सभी लेने हैं, उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 और 3, 2 ही तो है, 2 की अधिकतम घात क्या है 2, 3 की अधिकतम घात क्या है 2, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, बराबर कितना हुआ 36। अब ये क्या चल रहा है मिनट, तो 36 मिनट के बाद में, 36 मिनट बाद दोनों, कौन, सोनिया और रवि, ठीक है, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे।